सो गाइज, इस बैच के दौरान ये लास्ट क्लास है। और हमने हिस्ट्री ऑफ चाइना तो मॉडर्न चाइना काफ़ी हद तक कवर कर लिया। काफ़ी हद तक नहीं, आज जो भी रह गई है, जो भी हद, वो भी हम पूरी हद क्रॉस कर जाएंगे। और हमारे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। हम 4 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, और हम 6 क्वेश्चंस आज के यहाँ तक कवर कर लेंगे। हमने ओपियम वॉर कवर किया है। हमने एक सेकेंड, हमने बॉक्सर मूवमेंट कवर कर लिया। हमने सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट कवर कर लिया। 3 टॉपिक ही हो गया, 3 टॉपिक आज कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कवर करें आज, ठीक है। क्योंकि बस क्योंकि अब कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में हो गई बात जो होनी थी। देखो, आज मैं फ्लो चार्ट वगैरह सब बना के लाया हूँ, ठीक है। तो आपको इस यहाँ से सिर्फ लिखते जाना है, और मैं समझाता जाऊँगा डायरेक्ट, और जल्दी आज ख़त्म करेंगे। गॉट इट? क्यों आज मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं एकदम एंड में बताऊँगा जब वीडियो स्टॉप हो जाएगी। अभी बता देता हूँ क्या क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैं जितना ध्यान से सुनना, और लिखते जाना जो यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। कुछ नहीं, बताता हूँ मुस्कान में बाद में, ठीक है। नोटबुक निकाल लो और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। बात बाद में करते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि लास्ट क्लास एक तो लोग छूटते जा रहे हैं मेरे हाथों से, पता नहीं क्यों, इसलिए माइट भी लो फील कर रहा हूँ। अभी किसका बैकग्राउंड है? 1911 रिवॉल्यूशन। टॉपिक डाल दो ऊपर। टॉपिक, नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक, 1911 रिवॉल्यूशन, जिसको कि हम शंघाई रिवॉल्यूशन भी बोला करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक चीज़ और, आप लोग कंफ्यूज होंगे, मई 4th मूवमेंट और 1911 रिवॉल्यूशन में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा हुआ था। शंघाई रिवॉल्यूशन, मेरे को यही मई 4th मूवमेंट लगता था, लेकिन बिल्कुल अलग था। मई 4 मूवमेंट इस में पढ़ेंगे 1919, जो कि 9 में हुआ था, ठीक है। तो बैकग्राउंड देख लो इसका, लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर हाँ तो थम्स अप करो। आई एम वेटिंग, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनते जाना ध्यान से, ठीक है, और लिखते भी जाना। पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं, फिर थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले 1911 रिवॉल्यूशन, जिसे हम शंघाई रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, या फिर उस नाम से भी जाना जाता है, शंघाई रिवॉल्यूशन, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, XINHAI, ठीक है। सिंघाई रिवॉल्यूशन। और चाइनीज़ टर्म्स में हो सकता है कि माइट भी प्रोनाउंसिएशन डिफ़र करे, आपका कुछ हो मेरा कुछ हो, लेकिन हमें स्पेलिंग के साथ साथ बोलते हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें चाइना की 2000 सालों की जो मोनार्की चल रही थी, वो ख़त्म हो गई, और पहली बार रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप, सुन लो पहले, स्टोरी की तरह सुन लो, फिर उसके बाद मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। आज ही दे दूंगा, क्योंकि आज सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 2 पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है। एक तो मैं भेज दूंगा जिसके आंसर्स हैं, प्रॉपर आंसर्स, वो भेज दूंगा, ठीक है। और इसका ही बैकग्राउंड में फ्लो चार्ट वगैरह वो आपको भेज दूंगा। ये सारी चीज़ आपको आज आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो छोड़ो, लिखना छोड़ दो, जस्ट सुनो ध्यान से। सोच रहा था कि साथ साथ कराएं, लेकिन होता है ना, जब लिखते हैं तो सुन नहीं पाते, जब सुनते हैं तो लिख नहीं पाते। लेकिन हमें नहीं सुनना है, नहीं लिखना है, हमें समझना है, ठीक है। पेन रख दो, रख दी होंगी, अच्छे बच्चे।
ये ऐसा मूवमेंट था जिसमें कि 2000 सालों से जो चल रही थी हमारी किंग डायनेस्टी, चाइना की डायनेस्टी या फिर मोनार्की, वो ख़त्म हुई है। पहली बार रिपब्लिक ऑफ चाइना की इस्टेब्लिशमेंट हुई। ये रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया भैया ओ भाई मज़े करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इसके पीछे लॉन्ग बैकग्राउंड है, इमीडिएट कॉजेज़ हैं और एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे आखिर, जो कि इस रिवॉल्यूशन ने आखिरकार चाइना को शुरुआत की मॉडर्न करने में, ठीक है? मॉडर्न चाइना की इस बेसिकली इसने शुरुआत कर दी। हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किसका बैकग्राउंड क्या था, इमीडिएट कॉज क्या थे, कोर्सेज ऑफ इवेंट्स क्या थे, ठीक है? ये सब जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ 1911 रिवॉल्यूशन। बैकग्राउंड क्या था 1911 रिवॉल्यूशन का, ठीक है? अब मुस्कान, एक चीज़ और, आप कह रहे थे भैया सीसीपी वाला पढ़ा दो, थोड़ा वेट करो, आज मैं कंप्लीट करा दूंगा सीसीपी भी। पहले आज हम 1911 देखेंगे, 1911 के बाद 1919 देखेंगे, फिर उसके बाद सीसीपी पे आ जाएंगे, ठीक है? तो पहला था हमारा वीक किंग डायनेस्टी। किंग रूलर्स करप्ट और इनएफिशिएंट हो गए थे, ठीक है? ओपियम वॉर में डिफीट के बाद अनइक्वल ट्रीटीज साइन करने पड़े थे, पता ही होगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि कुछ अगर आपको बैकग्राउंड में समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, तो जैसे कि हमारे सिलेबस है, लाइक पहले हमारा क्या है, कन्फ्यूशियनिज्म है, फिर हमारा ओपियम वॉर है, फिर हमारा टैपिंग रिबेलियन है, फिर बॉक्सर रिबेलियन है। तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि ओपियम वॉर में आपके पास लाइक ज़्यादा लिमिटेड रहेगा, कन्फ्यूशनिज्म में भी लिमिटेड रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जो टाइपिंग रिबेलियन, बॉक्सर्स और सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट, 100 डेज रिफॉर्म और 1911 रिवॉल्यूशन, इनमें कंटेंट अनलिमिटेड रह जाएगा आप लोगों के पास, क्योंकि आप बैकग्राउंड समझाने के लिए आप इसके लिए इसका लिख दोगे, इसके लिए इसका लिख दोगे, इसके लिए इसका लिख दोगे, ठीक है? या फिर इनके लिए इन सब का लिख दोगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो आपके पास एक अनलिमिटेड सोर्स बन जाता है। और देखो ये तो आप इसको लाइक कनेक्ट कर पा रहे होगे कि मैं हर चीज़ में हर एक बात में बताता हूँ। किंग डायनेस्टी वीक हो रही थी क्योंकि वो करप्ट हो रही थी और रूलर्स बहुत ज़्यादा वीक हो रहे थे, इनएफिशिएंट थे। और एक चीज़ थी, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बताता हूँ हमेशा मैं आपको, साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ अनइक्वल ट्रीटीज ओपियम वॉर के दौरान जो साइन करनी पड़ी थी। शायद अभी इस टाइम से मैं आपको ये भी बताना स्टार्ट कर दूंगा कि लाइक हमने कल भी पढ़ा था ना ये, लाइक कहाँ पे पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था, देखो ये वाला, एक सेकंड को, ये देखो, ये सैनो फ्रेंच वॉर जो कि 1884 और 1895 में हुआ था। 1885 में सैनो जापानीज वॉर, 1884 95 में हुआ था। अब ये भी आपको बैकग्राउंड में ऐड करना पड़ेगा अब जो फर्दर टॉपिक्स आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे डिफीट देखी गई वॉर्स में बहुत सारे, जैसे हमारा 1894 95 में सैनो जापानीज वॉर में हारने के बाद ताइवान खो दिया, कोरिया हाथ से निकल गया। ये आप कह रहे हो भैया आप कहाँ से पढ़ रहे हो, मैं जो पीडीएफ है उसको ही समझा रहा हूँ, ठीक है? और वही आपको पीडीएफ मिल जाएगी कैसे लिखना है आपको, ठीक है? इसके अलावा ये कि पब्लिक का ट्रस्ट डायनेस्टी से बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा था। फॉरेन इम्पेरियलिज्म यानी स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। किन किन कंट्रीज़ का बढ़ रहा था, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, जापान, सब ने अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिए थे। रेलवेज, माइंस, पोर्ट्स पर उनका कंट्रोल था। किनका कंट्रोल था? ये जो हमारे फॉरेन के जो कंट्रीज़ थी, फॉरेन कंट्रीज़ थी, ठीक है? लोगों को लगता था कि चाइना अपना देश ही नहीं है, या फिर चाइना अपना देश रहा ही नहीं है। चाइना जो देश था ना वो नहीं रहा, वो अलग अलग जगह में बट गया है, ठीक है? फॉरेनर्स का कॉलोनी बन गया है, ऑलराइट। इसके अलावा आता है इकोनॉमिक हार्डशिप। इकोनॉमिक हार्डशिप कैसे? फार्मर पर हैवी टैक्स लगा दिए गए, बार बार सूखा पड़ रहा था, फ्लड आ रही थी। इसके अलावा फॉरेन मशीन मेड गुड ने लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को लाइक ख़त्म कर दिया था, जैसे हम इंडिया में ही बात देखते हैं, ठीक है? ब्रिटिशर्स के टाइम पे, लेकिन हम इंडिया से बिल्कुल रिलेट नहीं करेंगे इसको, 1911 रिवॉल्यूशन को, ठीक है? और इस चीज़ से रिलेटेड मत होना बाबा, ठीक है कह रहा हूँ, ठीक है, यूँ ना गिनने लग जाओ, ठीक है, ठीक है, सॉरी। मतलब क्या था, यहाँ पे जो फॉरेन मशीन मेड गुड्स थे उन्होंने लोकल
हैंडीक्राफ्ट से उसको रिप्लेस कर दिया, फिर उसको ख़त्म कर दिया, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। गरीबी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। ठीक है, दोबारा से नहीं। फेलियर ऑफ रिफॉर्म देखे गए, बहुत से रिफॉर्म्स हुए यहाँ पे जो कि, देखो जैसे हमने बहुत से रिफॉर्म्स जितने ही मैंने आपको बताया है, बॉक्सिंग मूवमेंट हुआ वो फेल हो गया, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट हुआ काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा लेकिन वो भी फेल हो गया। तो फेल ही हो रहे हैं, फेलियर ऑफ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जैसे 100 डेज रिफॉर्म हुआ था वो भी फेल हो गया था, और बड़ी बड़ी मूवमेंट्स भी फेल हो रही हैं, ये तो रिफॉर्म है, बहुत छोटी बात है। ठीक है, जैसे कि सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट जो कि 1860 से 1890s में हुआ था, जिसकी के पास लिमिटेड सक्सेस थी, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। 100 डेज रिफॉर्म जो कि 1898 में हुआ था, जिसमें यंग एम्परर गोंगजोऊ ने मॉडर्नाइजेशन ट्राई की, पर एम्प्रेस डॉगर सिक्स ही थी जो, जिन्होंने सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट में क्या करा था, पहले जो सारा फंड था नेवी का, आर्मी का, उस फंड को मिसयूज करके अपने पैलेस को रेनोवेट करवाने लगी थी वो वाली डॉगर सिक्स ही जो हमारी एम्प्रेस थी, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को ट्राई किया रोकने का। ठीक है, रिफॉर्मर्स को क्या करा उन्होंने, मरवा दिया या फिर एग्जाइल पर भेज दिया, चलो यहाँ से अब आपको देश निकाला दे रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ। लोगों को लगने लगा कि किंग डायनेस्टी कभी रिफॉर्म नहीं करेगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का कैसे राइज हो रहा था, स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स स्पेशली जो जापान में पढ़ने गए थे, उन्होंने उन्होंने एक नए नए आइडिया सीख के आ रहे थे, वो चाइना में सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी जो किंग और फॉरेनर्स के खिलाफ थे एकदम। इसके अलावा लीडरशिप ऑफ सन येट सेन, जो कि आपने सीसीपी वाले में पढ़ा होगा मुस्कान, अगर आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, सन येट सेन का बहुत बड़ा रोल रहता है, जिसके कि उनके थ्री प्रिंसिपल ऑफ द पीपल, जो कि बताऊंगा क्या क्या थे। सो बेसिकली सन येट सेन एक डॉक्टर थे, पर उन्होंने अपनी लाइफ रिवॉल्यूशन के लिए डेडिकेट की। ठीक है, उन्होंने अपनी फिलॉसफी को थ्री प्रिंसिपल ऑफ पीपल का, पहला था हमारा नेशनलिज्म, नेशनलिज्म थोड़ा बड़ा करो उसको, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, पीपल्स लिवलीहुड। अब नेशनलिज्म का मतलब क्या है, बस पता ही होगा क्या होता है, डेमोक्रेसी का ही पता होगा, और लोगों को जीने का तरीका ये सब पता ही होगा। अब नेशनलिज्म में क्या हुआ था, मोन्चू रूल और फॉरेन डोमिनेशन खत्म करो, ये बात करी थी। ठीक है, नेशनलिज्म की भावना जो जग रही है, और डायनेस्टी खत्म करो, जो फॉरेन डोमिनेशन है उसको भी खत्म करो। ठीक है, ये मंचू डायनेस्टी क्या है, ये वही है किंग डायनेस्टी है, इसका दो नाम से जाना जाते हैं, कोई मंचू बोलता है, कोई इसको किंग डायनेस्टी बोलता है, तो कंफ्यूज मत होना। डेमोक्रेसी क्या है, मोनार्की खत्म करके रिपब्लिक बनाओ। पीपल्स लिवलीहुड, लोगों का जीवन बेहतर बनाओ, लैंड रिफॉर्म्स करो और अलग रिफॉर्म्स और करो। ठीक है, ये सब बैकग्राउंड फैक्टर्स ने रिवॉल्यूशन का एक इन्वायरमेंट बना दिया, नहीं तो मौसम बन गया, वो मौसम बना दिया यहाँ पे। रेलवेज नेशनलाइजेशन 1911 में जो हुआ। ठीक है, लोकल चाइनीज इन्वेस्टर्स ने अपने जो पैसा रेलवेज में लगाया था, रेलवेज नेशनलाइज में बेसिकली हुआ था, जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा रेलवेज में लगाया, वो उसको नेशनलाइज कर दिया गया रेलवेज को। ठीक है, सडनली किंग गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि रेलवेज को नेशनलाइज करने करके, सॉरी, जो रेलवेज हैं उनको नेशनलाइज करके, जैसे हमारी इंदिरा गांधी ने कर दिया था, याद हो तो आपको, कुछ याद ही होगा, बैंक्स को किया था, 14 बैंक्स, कितनी बैंक्स करी थी उन्होंने नेशनलाइज। उन्होंने क्या करा था, किंग गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि रेलवेज को नेशनलाइज करके फॉरेन बैंक्स को दे दिया जाएगा, जिससे कि जिनसे लोन ले रखा है ना, वो चुक जाएगा। ठीक है, इससे जेंट्री और आम आदमी दोनों गुस्से में आ गए, स्पेशली जो किस में थे, सिंचुआन प्रोविंस में थे। इसके अलावा था हमारा वू चैंग अपराइजिंग्स, जो कि 10 अक्टूबर 1911 में हुआ था।
हुबेई प्रोविंस, ये वाला प्रोविंस है जो हुबेई, ये दोनों प्रोविंस है। ठीक है। हुबेई प्रोविंस ने वुनचोंग सिटी में न्यू आर्मी के सोल्जर्स ने म्यूटिनी की। म्यूटिनी यानी छोटे छोटे रिवोल्ट होते हैं, बड़े वाले रिवोल्ट नहीं, छोटे छोटे रिवोल्ट को म्यूटिनी बोलते हैं। एक्सीडेंटली एक बॉम्ब ब्लास्ट से एक सीक्रेट प्लान एक्सपोज हो गया, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब होता है ना, कुछ चीज़ छुपाने के लिए कुछ गलती से दिख जाता तो दिखते हैं भाई, देख ले तो सब देख ले, कुछ कुछ मेंटलिटी ये भी होती है। तो उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने रिवोल्ट ही कर डाला। गवर्नमेंट बिल्डिंग कैप्चर किए गए। ये इंसिडेंट रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट बना। ठीक है, वुचोंग रिप्राइजिंग ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि हम इमीडिएट कॉज पढ़ रहे हैं तो ये दोनों चीज़ आते हैं हमारे इमीडिएट कॉज में। गॉट इट। अब आता है हमारा क्या, कोर्स ऑफ इवेंट्स। इतना समझ में आ गया। मैं रुक रुक के इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लाइक सांस नहीं ले पा रहा प्रॉपर तरीके से। समझ में आ गया इतना। हम्म। नहीं नहीं, जुकाम वुकाम कुछ नहीं हुआ। दिल बहुत भारी हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है हमारा कोर्स ऑफ इवेंट्स। सुन रही, जिसने कि कब हुई थी बेसिकली, अभी ऊपर ही बताई थी, 10 अक्टूबर 1911। न्यू आर्मीज के रिवोल्ट ने मूवमेंट को एकदम जिंदा कर दिया। ठीक है। लोकल पीपल भी उनके साथ जुड़ गए। बाय 1911 नवंबर तक 15 प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंस मिल गई उनको। ठीक है। प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी उनको सेटअप किया गया, कहाँ पर, नैनजिंग में, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट इन नैनजिंग। रिवॉल्यूशनरीज ने नैनजिंग में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। ऑलराइट। 29 दिसंबर 1911 को सनियट सेन, ये है जो सनियट सेन, जो कि इनका ऊपर मैंने एक ओवरव्यू दिया था, एक डॉक्टर थे जिन्होंने की रिवॉल्यूशन में अपनी लाइफ को डेडिकेट किया। ठीक है। उनको प्रोविजनल प्रेसिडेंट चूज करा गया, सेलेक्ट किया गया, इलेक्ट किया गया। ठीक है। 1 जनवरी 1912 को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। अब किंग रेस्पॉन्स क्या रहे। किंग रेस्पॉन्स क्या है, किंग वाला किंग नहीं है, ये हमारा ये वाला किंग है, दिख ही रहा होगा। दोनों डिफरेंस है, डायनेस्टी का नाम है और ये राजा है। कहोगे भी आपने बिल्कुल ही पागल समझ रखा है क्या। नहीं भाई, आप तो नहीं हो, लेकिन जो रिकॉर्डिंग देखेगा उनको तो प्रॉपर होनी चाहिए ना, क्योंकि आपको तो पता है, आप स्टार्टिंग से समझते आ रहे हो। लेकिन क्या पता किसी ने इसी वीडियो पे डायरेक्ट क्लिक किया तो उसको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। अब आता है हमारा किंग रेस्पॉन्स। उस वक्त थ्रोन पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, वो था पुई, जिसका नाम क्या था, पुई। बॉय एम्परर पुई ऑन थ्रोन। ठीक है। किंग ने युआन शिकाई को बुलाया। ये कौन थे, बताऊंगा कौन थे। जो किंग डायनेस्टी के जो बड़े दिग्गज लोग थे, उन्होंने युआन शिकाई को बुलाया, जो एक पावरफुल जनरल थे। युआन समझ गया था कि किंग डायनेस्टी बच नहीं सकती। उसके बाद कुछ नेगोशिएशंस हुए। युआन ने डील किया कि रिवॉल्यूशनरीज के साथ अगर सन यट सेन प्रेसिडेंट की सीट छोड़ दें तो युआन एम्परर से रिजाइन कर देगा, यानी त्याग त्याग देगा उसको। ठीक है। एम्परर कौन, ये पुई, उनसे छुड़वा देगा, उनकी थ्रोन है वो उनसे हटवा देगा, उनको त्याग करवा देगा उनका जो थ्रोन का सारा, यानी वो इससे हट गया इस थ्रोन से, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एम्पायर खत्म हो जाएगा, ये डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब भाई क्या हुआ, सनियट सेन ने आ, क्या करा होगा।
सन एट सेन ने नेशनल की यूनिटी के लिए अपना पोस्ट छोड़ दिया। ठीक है, समझ गए या फिर नहीं समझे? आया ना? ठीक है, ओके। इन्होंने नेशन की यूनिटी के लिए अपना जो था प्रेसिडेंट सीट छोड़ दी थी। अब एब्डिक्शन ऑफ किंग डायनेस्टी। 12 फरवरी 1912 को एम्परर पुई ने अब्डिक्ट कर दिया। इसके साथ 2000 सालों की मोनार्की खत्म हो गई और रिपब्लिक ऑफिशियली बन गया। क्या चाइना? ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब देखो, आप ये तो सब कुछ नहीं लिखोगे, ज़मीन लिखोगे तो सही, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लिखना भी तो पड़ेगा। कौन थे हमारे ये युआन शिकाई, कौन थे हमारे ये प्रेसिडेंट, कौन थे सन यट सेन, कौन थे, तो उनके बारे में हम थोड़ा रोल जान लेते हैं। रोल ऑफ सन यट सेन। क्या जानते हैं हम? रोल ऑफ सन यट सेन। ठीक है, सन यट सेन को आज भी फादर ऑफ मॉडर्न चाइना कहा जाता है। स्टूडेंट्स और सीक्रेट सोसाइटी को यूनाइट करने में मदद की थी, या फिर मदद नहीं करी, उन्होंने किया ही था। उनके थ्री प्रिंसिपल से लोगों को इंस्पायर किया। उनके जो थ्री प्रिंसिपल थे उन्होंने उन उससे लोग इंस्पायर हुए, जैसे कि ये हमने ऊपर ये बात करी थी, ये वाला तो ये चीज़। ठीक है, उन्होंने पावर वॉलंटरली युआन शिकाई को देकर नेशनल की यूनिटी को इम्पोर्टेंस दिया, ना कि अपनी पावर को। जो प्रेसिडेंट सीट उन्होंने छोड़ दी थी ना, यहाँ पे ये भी लिखना ज़रूरी हो जाएगा। वो खुद ज़्यादा टाइम प्रेसिडेंट नहीं रहे, लेकिन उनके जो आइडियाज़ फ्यूचर जनरेशन के लिए फाउंडेशन बन गई। गॉट इट? अब हम रोल पढ़ेंगे किनका? रोल ऑफ युआन शिकाई। युआन शिकाई एक मिलिट्री जनरल था जिसे किंग डायनेस्टी ने इनिशियली रिवॉल्यूशन को क्रश करने के लिए बुलाया, लेकिन युआन ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। उसने किंग डायनेस्टी को गिराने दिया और खुद को प्रेसिडेंट बनना चाह रहा था बेसिकली, इसलिए उसने गिराने की पूरी कोशिश करी। बाद में उसने एम्परर बनने की कोशिश की भी की 1915 में। ठीक है, पर उसका ये प्लान फेल हो गया था और वो मर गया था। और कैसे मरा कैसे नहीं मरा ये जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब उसकी डेथ के बाद चाइना में वार्ड लॉर्डिज्म का, क्या है यहाँ पे वार्ड लॉर्डिज्म, वार्ड लॉर्डिज्म का ज़माना स्टार्ट हो गया। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? जो बेसिकली इसका मतलब आगे आपको जानने को मिलेगा, जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, अभी आज ही पढ़ोगे, तो मैं सोच रहा हूँ उस टाइम बताऊँ ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे अभी ऐसा मान लो कि जो ये थे छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया था उसने कंट्री को, मतलब कि इसको अलग रूल करा है वार्ड वॉर, मतलब लॉर्ड इसको सॉरी जो लॉर्ड है उसको अलग रूल करा है, ये अलग लॉर्ड इसको रूल करा है, अलग लॉर्ड इसको रूल कर रहा है। ठीक है, अभी इतना मान के चलो। ठीक है, इससे मतलब कंट्री डिवाइड हो गई थी, जस्ट इतना मानो अभी, क्योंकि अभी जानना ज़रूरी नहीं है। जो जानना जब होगा आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्यूशन। हम देखेंगे कि 1911 रिवॉल्यूशन के क्या असर हुए। एंड ऑफ मोनार्की सबसे बड़ा जो हमारा हुआ, क्या हुआ? एंड ऑफ मोनार्की। सबसे बड़ा जो रिजल्ट ये था कि 2000 साल की जो मोनार्की ख़त्म हो गई, पहली बार चाइना एक रिपब्लिक बना, पहली बार ही बनेगा। वीक रिपब्लिक, रिपब्लिक बना तो वीक था वो। ठीक है, युआन शिकाई के अंडर रिपब्लिक एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नहीं बन सका। उसके मरने के बाद कंट्री वार्ड लॉट में टूट गई। नेक्स्ट हमारे सोशल इश्यूज से चल रहे थे, सोशल प्रॉब्लम कंटिन्यू रही। पीजेंट्स की ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज नहीं आया सच।
फॉरेन पावर अभी भी चाइना में पावरफुल थी। राइज ऑफ नेशनलिज्म देखें तो इसमें फिर भी एक नेशनलिज्म की एक वो कहते हैं ना भावना यहाँ पे स्प्रिट होती है। इस रिवॉल्यूशन ने उस भावना को, उस स्पिरिट को जगाया। या हम बात करें तो इस रिवॉल्यूशन ने नेशनलिस्ट स्पिरिट जगाई। स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स को रियलाइज़ हुआ कि चाइना को और ज़्यादा रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है। इंस्पिरेशन फॉर लेटर मूवमेंट्स, ये रिवॉल्यूशन लेटर मूवमेंट्स के लिए एक फाउंडेशन बन गई, जैसे मे फोर्थ मूवमेंट जो भी हम आज पढ़ेंगे, और कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन 1949। ठीक है। इसका कंक्लूजन देखें तो बच्चों, बच्चों नहीं, बच्चों लाइक बच्चों नहीं हो तुम लोग, मेरे साथ कहियो, बच्चे तो नहीं बोलूँगा। सो जूनियर्स, 1911 रिवॉल्यूशन एक माइलस्टोन था चाइनीज हिस्ट्री में। इसमें क्या हुआ था, मोनार्की ख़त्म हो गई थी और एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुई, लेकिन इसने सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए। पीजेंट्स की कंडीशन वही रही और फॉरेन डोमिनेशन भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर भी इस रिवॉल्यूशन ने नेशनलिज्म को जगाया और फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए एक पाथ बनाया। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स इसको 1911 रिवॉल्यूशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मॉडर्न चाइना, द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। इज इट क्लियर? नहीं, बच्चे नहीं हो। अपने साथ के अपने साथ के फ्रेंड्स को, अपने साथ के लोगों को बच्चे बोलूँगा मैं? आर यू लिटिल क्रेजी? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। यशी, यशी ने आई थिंक कॉपी पेस्ट कर रखा है, जैसे भैया ज़्यादा नाम नहीं लेते, ज़्यादा पेस्ट नहीं करती है। अब टॉपिक है हमारा मे फोर्थ मूवमेंट। मे फोर्थ मूवमेंट इन चाइना, जो कि हुआ था 1919 में। अभी हमने 1911 देखा ना, ये अब 1919 देख रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि मे फोर्थ 1911 में हुआ था, फिर मे फोर्थ 1919 में हुआ था। शंघाई रिवॉल्यूशन 1911 में हुआ था और ये हमारा मे फोर्थ मूवमेंट 1919 में हुआ था। ठीक है। ये जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये वाला टॉपिक ये डिस्कस करेंगे अब, ये एक इतना इंपॉर्टेंट मूवमेंट था चाइना में, मॉडर्न चाइना की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, मे फोर्थ मूवमेंट ऑफ 1919। ये मूवमेंट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक कल्चरल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन था, जिसमें स्टूडेंट्स, वर्कर्स और मर्चेंट्स सब ने पार्टिसिपेट किया। इसने चाइना को नए आइडियाज़ दिए, जैसे नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और साइंस। और इसी ने कम्युनिस्ट पार्टी एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स की फाउंडेशन रखी। सुन ली? सुन लिया? समझ लिया इतना भी इंट्रोडक्शन छोटा सा? अब बैकग्राउंड समझो। अब हमें समझने के लिए थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। पहले क्या, अभी हम पढ़ के आए हैं जस्ट। ठीक है। फॉल ऑफ किंग डायनेस्टी 1911। 1911 में किंग डायनेस्टी गिर गई और रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, लेकिन रिपब्लिक स्ट्रांग नहीं था। वार लॉर्ड्स पावर स्ट्रगल कर रहे थे और फॉरेन पावर का कंट्रोल चाइना पर अभी भी था। ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर वन के टाइम चाइना एलाइज एलाइज के साथ था। किसके साथ था? एलाइज के साथ था। चाइना ने सोचा था कि वॉर के बाद उसे अपना शेंडोंग प्रोविंस वापस मिल जाएगा, जो जर्मनी के कंट्रोल में था। ठीक है। किसके कंट्रोल में था? जर्मनी के कंट्रोल में था।
लेकिन क्या हुआ बताएंगे। शेंडोंग किसके कंट्रोल में था? जर्मनी के। जर्मनी के कंट्रोल में था और जापान ने 1914 में ऑक्यूपाई कर लिया था क्या, ये शेंडोंग। और अभी हम 1919 की बात पढ़ रहे हैं। लेकिन 1990 के वर्साइल्स पीस ट्रिटी, ट्रिटी ये रही ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स 1919, इसको हम ये भी बोलते हैं वर्साइल्स पीस ट्रिटी 1919। ठीक है, अलग अलग नाम है। मतलब ये जो हमारी वर्साइल्स पीस ट्रिटी थी, उसने शेंडोंग को चाइना को देने की जगह जापान को दे दिया। ये चाइना के लिए क्या रहा होगा बताओ। नेशनल डैश था, बताओ क्या था। एच से स्टार्ट है, एच से, और एन से ख़त्म है। जो हर चीज़ में उसको फेस करना पड़ता है हमेशा। बताओ चलो थोड़ा तो मैं जगा दूं। अब गजब। मतलब समझ गए, चाइना के 3-4 वर्ड हैं जो कि याद करने हैं। ह्यूमिलिएशन, सही है। उसको नेशनल ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा दोबारा से। वो स्टार्टिंग से ही ह्यूमिलिएशन फेस करते ही आ रहा है। ठीक है, और आज के टाइम पे भी उसके लिए ना हो, लेकिन हम उसको बेइज्जत करते रहते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वो वाला होता है ना, ये भी एक तरीके की बेइज्जती है उसके प्रोडक्ट्स की। एनीवेज, इस टाइम पर एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी चल रहा था, न्यू कल्चरल मूवमेंट, जो कि नहीं पढ़ना है आपको। ये बेसिकली था क्या है, जो कन्फ्यूशन वैल्यू को रिजेक्ट कर रहा था और प्रमोट कर रहा था कि भाई डेमोक्रेसी, साइंस और मॉडर्न एजुकेशन लाओ। ये मौसम बना दिया इसने स्टूडेंट्स को रेडी करने का, बड़े प्रोटेस्ट के लिए। बड़ा प्रोटेस्ट अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसके इमीडिएट कॉजेज क्या क्या थे। जो मेन ट्रिगर था, मेन ट्रिगर, वो था वर्साइल्स ट्रीटी का डिसीजन। इसने शेंडोंग को जापान के हवाले कर दिया। लोगों को लगा कि वेस्टर्न पावर्स ने धोखा दिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने देश की पूरी तरीके से रक्षा नहीं कर पाई। ठीक है, स्टूडेंट्स जो पहले की नेशनलिस्ट और मॉडर्न आइडियाज से इंस्पायर थे, तुरंत एक्शन में आ गए, मतलब तुरंत। अरे यहाँ पे लिख तो रहा है नेशनल ह्यूमिलेशन, अरे पढ़ लिया गया, पढ़ ही लिया होगा। बच्चे आजकल बच्चे नहीं हैं, बहुत तेज चलते हैं। ठीक है, अब कुछ इवेंट्स रहे या मूवमेंट्स बिगेन हुई 4 मई 1919 वाली। 4 मई 1919 को बीजिंग बीजिंग में लगभग 3,000 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, स्लोगन लगाए, डाउन विद imperialism, बॉयकॉट जापानीज गुड्स, स्ट्रगल फॉर चाइना सोवेरेनिटी। क्या था एक और था, एक सेकंड को, स्ट्रगल फॉर चाइनाज सोवेरेनिटी। ठीक है, ये कुछ हमारे स्लोगन्स थे। स्टूडेंट ने जो हमारे टेम्पलेट्स होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे कि आप देखते हो इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे एबीवीपी के और एनएसयूआई के पड़े रहते हैं ज़मीन पे, वैसे बांटने स्टार्ट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट किए। और कुछ प्रो जापानीज ऑफिशियल्स के घरों पर अटैक भी किया। ठीक है, ये अरेस्ट और भी गुस्सा, मतलब जो हमारा अटैक हुआ था पहले तो प्रो जापानीज ऑफिशियल्स के हाउस में, अब भैया अटैक हुआ है तो ऐसा तो छोड़ने वाले ही नहीं है। जैसे कि आप अगर किसी नेता पे हमला करते हो तो ऐसा नहीं है आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको अरेस्ट करा जाएगा। अब जो अरेस्ट करेंगे तो फिर और लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। ठीक है,
सो जापानीज ऑफिशियल्स के ग्रुप पर अटैक किया, जैसे उनका एक नाम है, नाम जापानीज एक का नाम याद कर लो, अगर ये याद कर सको तो। काओ रोलिन। पुलिस ने लगभग लगभग 32 बच्चों को अरेस्ट किया था, और यही अरेस्ट बाद में गुस्से में भड़क गया। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट। प्रोटेस्ट सिर्फ बीजिंग तक सीमित नहीं रहा, जल्द ही ताइजिन, लिखो कहाँ कहाँ पे हुआ था ताइजिन, इट्स नॉट ताइजिन, इज तियानजिन। शंघाई, वुहान और दूसरी सिटीज़ में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लिमिटेड नहीं था ये, ठीक है, अभी तक बीजिंग तक नहीं है, बल्कि ये काफ़ी जगह फैल गया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। स्टूडेंट ने क्लास बॉयकॉट कर दी, वर्कर्स ने स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया, मर्चेंट्स ने जापानीज गुड्स का बॉयकॉट किया। शंघाई में जून 1919 के स्ट्राइक ने मूवमेंट को एक मास कैरेक्टर दे दिया। अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, बल्कि एक नेशनल वाइड पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति वाला मूवमेंट बन गया। अब इनकी कुछ डिमांड्स रहीं। अब एक आपका कोई प्रोटेस्ट करे तो कोई बिना बे डिमांड के तो ही ना करोगे प्रोटेस्ट। ऐसा थोड़ी है कि भाई दोस्त बैठा हुआ है, हमारी मांगे पूरी करो, बोलते ना हमारी मांगे पूरी करो, मांगे क्या है, डिमांड्स है हमारी, ठीक है, क्योंकि दोस्त बैठा हुआ है, तुम्हारी क्या मांगे, भाई मेरी तो कोई मांग नहीं है, बस दोस्त बैठा हुआ है उसके लिए बैठ गए। वो चीज़ यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स और उनके सपोर्टर्स के क्लियर डिमांड्स थे। पहला क्या था, वर्साइल्स ट्रिटी के डिसीजन को रिजेक्ट करो। दूसरा था प्रो जापानीज ऑफिशियल्स को पनिश करो, जो ज़्यादा ही जापान 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 करते हैं। चाइना की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करो। नेक्स्ट था कल्चरली कन्फ्यूशन ट्रेडिशन को रिप्लेस करो। यहाँ पे रिप्लेस की बात आ गई। अब कन्फ्यूशन जो ट्रेडिशंस थे उसको रिप्लेस करो, साइंस और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करो। एजुकेशन में क्लासिकल चाइनीज़ की जगह वर्नाकुलर लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं क्या, भाई हुआ, को प्रमोट करो। वुमेंस के राइट्स और जेंडर इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज करो। ये हमारे कुछ डिमांड्स थी, ठीक है। अब नेचर क्या थी इस मूवमेंट की। मे फोर्थ मूवमेंट की एक मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट था। पॉलिटिकली ये एक नेशनलिस्ट एंटी इम्पेरियलिस्ट प्रोटेस्ट था। कल्चरली देखा जाए तो ये एक न्यू कल्चर मूवमेंट का एक कंटिन्यूशन था, जो मॉडर्न लिटरेचर और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट कर रहा था। ऑलराइट। सोशली देखा जाए तो ये एक मास मूवमेंट था जिसमें स्टूडेंट्स, वर्कर्स और मर्चेंट्स सब इन्वॉल्व थे, ठीक है। सोशली भी इसमें मास पार्टिसिपेशन में लिख सकते हैं इसको, है ना। इंटेलेक्चुअल लेवल पर देखें तो ये एक चाइनीज़ इनलाइटनमेंट था, जैसे कि हमने उसमें देखा था रेनाइसेंस में, रेनिसा में लोग समझदार बन रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे। इनलाइटनमेंट उन लोगों को मिल रहा था, इनलाइटनमेंट को पता होगा, बुद्धा को जो मिला था। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे इस मूवमेंट के, अब देखें इसके रिजल्ट्स क्या थे। कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिकल देखेंगे, कल्चरल देखेंगे, सोशल देखेंगे, नेशनलिज्म देखेंगे। नेशनल उसके, ठीक है, उसके बाद लिमिटेशंस देखेंगे। तो बेसिकली हमारा पहला पॉलिटिकल था। चाइनीज़ डेलीगेशंस थे, यानी जो हमारे चाइनीज़ कह रहा हूँ, चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स थे। वर्साइल्स, उन्होंने वर्साइल्स ट्रिटी को साइन करने से मना कर दिया। गवर्नमेंट ने कुछ प्रो जापानीज ऑफिशियल्स को डिसमिस किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मूवमेंट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी 1921 की फाउंडेशन के लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया, ठीक है। कल्चरल में देखें तो वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफिशियली प्रमोट हुई। लिटरेचर में नया एरा स्टार्ट हुआ, जिसमें राइटर जैसे लू सोन के नाम ने आम लोगों के प्रॉब्लम्स लिखे। डेमोक्रेसी और साइंस के आइडियाज वाइडली स्प्रेड हुए, ठीक है। सोशली देखा जाए तो सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और मर्चेंट्स ने मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया।
वुमेन्स राइट्स और जेंडर इक्वलिटी के लिए इश्यूज समझ में आए इन लोगों को, और उसके लिए भी ये इन्होंने डिमांड रखी थी, ऊपर रखी थी, है ना। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये भी रहा था। अब नेशनलिज्म का देखें तो नेशनलिज्म क्या रहा था। ये एक बड़ा बूस्ट था चाइनीज नेशनलिज्म का, इम्पेरियलिज्म और फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट, और ज़्यादा अवेयर करना लोगों को। और ये भी लोगों को अवेयर कर रहे थे, और खुद भी अवेयर थे, इसलिए तो अवेयर कर रहे थे। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, पर मूवमेंट्स की कुछ लिमिटेशन भी थी। क्या क्या लिमिटेशंस थी? ये मेनली अर्बन इंटेलेक्चुअल्स था, स्टूडेंट्स और सिटीज़ वर्कर्स तक लिमिटेड रहा ये। पीजेंट्स, जो देश की मेजोरिटी थे, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुए। वार लॉर्डिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू करती रही, ठीक है। मतलब एकदम इमीडिएट पॉलिटिकल यूनिटी अचीव नहीं हुई यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसका लास्ट देखें, कंक्लूजन। मे फोर्थ मूवमेंट एक सिंबल प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक नेशनलिस्ट, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन था, यानी मल्टी डायमेंशनल रिवॉल्यूशन था ये, जिसने मॉडर्न चाइनीज़ हिस्ट्री को शेप किया। इसने दिखाया कि स्टूडेंट्स और यूथ एक नेशन की फ्यूचर को चेंज करने की पावर रखते हैं। इसने पेट्रियटिज्म, देशभक्ति, डेमोक्रेसी, साइंस और सोशल रिफॉर्म्स के आइडियाज़ को प्रमोट भी किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मॉडर्न चाइनीज़ रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसके एंड 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फॉर्मेशन तक के साथ तक हुआ, ठीक है। अब भाई, जैसे हिस्टोरियन रहे हमारे कौन, चाओ से सेंग, इन्होंने कहा है तो द मे फोर्थ मूवमेंट, द मे फोर्थ मूवमेंट was real beginning of the Chinese Revolution। रियल है ये, रील नहीं है, रियल है। अभी भी रील जैसे लग रहा है, यानी क्यों। रियल बिगिनिंग ऑफ द चाइनीज रिवॉल्यूशन इन द इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, कॉटेज समझ में आ गया इतना। हाँ, चाइनीज़ के क्वेश्चन के आंसर में एक तो बैकग्राउंड सबका मोस्टली सेम ही रहेगा, ठीक है। मैसेज पे आ गया आप लोगों के। एक तो बैकग्राउंड मोस्टली जो बॉक्सर मूवमेंट के बाद या फिर बॉक्सर मूवमेंट से सबका सेम रहना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने बॉक्सर मूवमेंट में पढ़ा वो नेक्स्ट मूवमेंट के आंसर में हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक के आंसर में हो जाएगा लिखने के लिए बैकग्राउंड, ठीक है। यानी चाइनीज़ हिस्ट्री इतनी हार्ड तो नहीं लग रही होगी जितनी इंडिया की है। ऐसा है कुछ हार्ड लग रही है क्या चाइनीज़ की चाइना हिस्ट्री? यशी का नाम नहीं लूंगा जब तक वो बोलेगा नहीं, यशी। बता दो, देखो, हाँ भैया। इसका यही रहता है, कॉपी पेस्ट, हाँ भैया, कॉपी पेस्ट, हाँ भैया। एक सेकंड, देखो ऐसे कर लेते हैं, कॉपी, कॉपी किया, कंट्रोल C, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। देखो, जैसे चाइना आपने फर्स्ट पढ़ा होगा,
तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं और जितना होता नहीं है। चाइना, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना। और मैंने कोशिश करी। क्या हो गया आपको? देखो मैं तो अब सही हो गया। अभी अभी क्लास के लिए सही हूँ, उसके बाद दोबारा चला जाऊँगा उसमें। अरे क्या ही बताऊँ, बहुत गंदा लग रहा है, गंदा वाला फीलिंग आ रहा है अंदर से। हाँ, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ठीक नहीं लग रहा। ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बुरा हो गया हो, लेकिन अंदर से बहुत दिल भारी भारी सा होता, मन बहुत ऐसा लग रहा है, सांस लेने में ऐसा लग रहा है कि खींचनी पड़ रही सांस। बस अच्छा फील नहीं हो रहा। एग्जैक्टली exactly. अरे इसकी टेंशन कौन ले। अच्छा, अब आ जाते हैं टॉपिक पे। सोचा थोड़ा माइंड फ्रेश कर दूं। मुस्कान जैसे कि अपना प्रेजेंटेशन देगी सीसीपी पे, फॉर्मेशन ऑफ द सीसीपी एंड द फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट। जो टॉपिक था वो पूरा ही उठा लिया मैंने। ठीक है, तो सुनो, आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, बैकग्राउंड बताना है पहले तो। ठीक है, उससे पहले एक बार इंट्रोडक्शन दे देना अपना, जो देना हो। इस टॉपिक का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीसीपी। मुस्कान, जब तुमने मैसेज किया था ना, जब मैं पढ़ रहा था। तुम लोगों का ही। 1921। इसके बाद हमारे बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मुझे लाइक पता चल गया मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकता, बहुत मुश्किल होती हैं। जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियोस की, तो उसमें ऐसा है कि ठीक है चलो, अभी इतना बना लो, इसको पॉज कर दो, फिर बाद में पढ़ा देंगे थोड़ी देर बाद। इसमें ये रहता है कंटिन्यूसली घंटे, जितने भी घंटे होता है पूरा कंप्लीट करवा के लाइक पूरी कमरा कट जाती है। चलो कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज, जो कि है 1921 से 27 का समय। जब तक जब तक नहीं, जब तक हमने इतना सब तो बेसिकली पढ़ लिया है, देखो 1911 रिवॉल्यूशन, इसको जब तक अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक ऐसा समय जब एक तरफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी, सीसीपी फुल फॉर्म याद रखना, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, और दूसरी तरफ केएमटी यानी कुओंग मिंगटेंग के साथ मिलकर पहला यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया। यहाँ पे दो पार्टीज की हम बात करेंगे। एक तो हमारा सीसी, अरे ये क्या हो गया, एक तो हमारा क्या है, सीसीपी, सीसीपी और के एम टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कोशिश करो करो गाइस कि आप क्या कोशिश करोगे। इट्स चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और ये है हमारा को मिंगटेन
ठीक है, एको मिंग 10 KMT, ये पार्टी है ये भी। ये पीरियड एक तरफ उम्मीद का समय था, क्योंकि दोनों पार्टीज मिलके चाइना को एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ ये पीरियड कॉन्फ्लिक्ट का भी समय है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच आइडियोलॉजी और लीडरशिप का डिफरेंस बहुत गहरे थे। इनके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा गहरे थे, लेकिन साथ भी थे, लेकिन साथ भी नहीं थे, सेम सेम बट डिफरेंट, वो वाली चीज़ थी। अब हम देखेंगे इस यूनाइटेड फ्रंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कैसे बना, क्या अचीवमेंट्स थे, और क्यों ये टूट गया। बैकग्राउंड से समझते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड हर चीज़ में वही चीज़ रिपीट होता है। इज़न्ट इट सो? 1911 रिवॉल्यूशन ने किंग डायनेस्टी को गिराया और चाइना में रिपब्लिक बना दिया, लेकिन ये रिपब्लिक बहुत वीक था। वार लॉर्ड्स, मैंने आपको बोला था कि वार लॉर्ड्ज़म क्या था। वार लॉर्ड्स यानी छोटे छोटे सेना प्रमुख, ठीक है, क्या है वार लॉर्ड या फिर वार लॉर्ड्ज़म? छोटे छोटे सेना प्रमुख अपने अपने इलाके में रूल करते थे। दिस इज कॉल्ड वार लॉर्डिज्म, ठीक है। बोला था मैंने नेक्स्ट में आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। समझ गए वार लॉर्डिज्म क्या होता है? दोबारा बता दूं, छोटे छोटे सेना प्रमुख अपने अपने इलाके में रूल करते थे। इससे देश एकदम बढ़ गया था। मेरे को वाइब्रेशन कैसे फील हुआ? इतना तगड़ा वाइब्रेशन? भूकंप आया क्या? कोई बात नहीं, नहीं आया। नहीं नहीं, नहीं आया। समझ गए वार लॉर्डिज्म क्या था? अब 1919 में मे 4th मूवमेंट हुआ, जो कि हमने अभी पढ़ा, 1911 रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा। जिसमें 1919 में रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, मूवमेंट में क्या हुआ था, जिसमें स्टूडेंट और इंटेलेक्चुअल ने नेशनलिज्म और एंटी इम्पेरियलिज्म के लिए आवाज़ उठाई। के अगेंस्ट में, के लिए नहीं, के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। इसने चाइनीज़ यूथ को जगाया, भाई जग जाओ, सो मत, उठो उठो, चलो स्कूल चलो। इस समय 1917 रशियन रिवॉल्यूशन, मतलब रशियन रिवॉल्यूशन आप पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में एज अ DSE, नॉट DSC, इट्स DSE, जो जी की तरह होता है, लेकिन जी नहीं होता। कोर सब्जेक्ट होता है। कोर के अलावा हमारा क्या होता है? ये तो DSC होता है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट कोर्स, और एक आता है हमारा डिसिप्लिन DSE। इसकी फॉर्म क्या होती है बताना मेरे को ज़रा कमेंट में, मैसेज में करके, जब तक मैं आगे बता रहा हूँ। सुनो, अब मैं कहाँ पे था? इस समय 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन की सक्सेस ने चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स को इंस्पायर किया। मार्क्सिज्म और सोशलिज्म पॉपुलर होने लगे इस टाइम, ठीक है। सोवियत यूनियन या यूनियन क्या करा, सॉरी सॉरी, सोवियत यूनियन भी ऐसा ही में, लाइक इतना पता ही कितना, लाइक इसकी रिवॉल्यूशन कितना जाना जाता है, इसका रिवॉल्यूशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। इसके जैसे जो कंट्रीज, जैसे इसके जो आइडियोलॉजीज सपोर्ट करते हैं। डिसिप्लिन कोर्स इलेक्टिव, हाँ यही हो सकता है। हाँ हाँ, सारा हैंड रिटन होगा, पूरा का पूरा होगा ये, ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ, कहाँ पे था मैं? सोवियत यूनियन भी एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। वो चाइना के नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था। इसी बैकग्राउंड में 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। उएं, उएं, हाँ, जन्म हो गया। फॉर्मेशन ऑफ CCP 1921। CCP की शुरुआत बहुत छोटी सी हुई, बच्चा छोटा ही होता है, फिर होते 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 बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जुलाई 1921 में शंघाई में CCP की पहली कांग्रेस हुई। सिर्फ 12 डेलीगेट्स, डेलीगेट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव्स,
सिर्फ 12 रिप्रेजेंटेटिव थे और टोटल मेंबरशिप सिर्फ 50 लोगों के पास थी। लीडर्स थे इसके चैन डोक्सियू, नाम भी ऐसा है कि लेने में शर्मा आ जाए, चैन डोक्सियू डुक्सियू, ली डाजोहू, माओ जेडोंग। ये तो आपको नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि सुना सुना इसलिए तमीज से बोल दिया। ठीक है, और कुछ और छोटे छोटे ग्रुप्स थे। इसका मेन इंस्पिरेशन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म था। ठीक है, उनका मकसद वो वाला मकसद नहीं, उनका जो गोल था वो वाला मकसद नहीं। जैसे आपके मकसद का नाम सुन के मेरे को वो वाली आवाज़ सुनने को आती है, पता नहीं क्यों कानों में बजती है। नहीं नहीं, मकसद नहीं था, एम था वर्कर्स और पीजेंट को मोबिलाइज करके इंपेरियलिज्म और फ्यूडलिज्म को ख़त्म करना। सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने भी उन्हें गाइडेंस और मदद दी। सोवियट्स एजेंट्स ने, जैसे हमारे रहे हैं कौन, VOI, TINSKY, वॉन्टिन्स्काई एंड बोरोडिन, बोरोदिन क्या बोलेंगे इसको, जो भी बोलें, ये बहुत एक्टिव रहे थे। और ये सपोर्टेड बाय कॉम इंटर्न, जिसका मतलब क्या होता है, सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट। ठीक है, कॉम इंटर्न, क्या हो रहा है मेरे को ये, स्टेलिन, क्या स्टेलिन, 12 थे 12। अगर चैट जीपीटी आपको 13 दिखा रहा है तो 13 आप लिख लो। चैट जीपीटी हमेशा करेक्ट थोड़ी होता है। एनीवेज, जैसे आपको ठीक लगे। 11, सो 11 लिख दो ना, 10 लिख देना। अगर चैट जीपीटी दिखा रहा है, माइट भी हो सकता है सही हो, ऐसा नहीं कि मैं गलत हूँ यहाँ पे। पार्टी करने गए थे कि लिख देना वहाँ पे, 12 to 13 बोल देना। ठीक है, अब ये रहता है ना, जैसे कि आपने सतीश चंद्र से पढ़ा कि भाई दिल्ली सल्तनत में लोग धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन आप दूसरी बुक में पढ़ोगे स्पीड से आ रहे थे। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप लड़ोगे कि भाई नहीं तेज आ रहे थे, वो ये बता रहा नहीं, वो कह रहा धीरे आएगा, तुम इस पे थोड़ा ना सिर फोड़ दोगे एक दूसरे का। समझ रहे हो सकता है कि माइट भी किसी बुक में 13 लिखा हो, किसी बुक में 12 लिखा हो, क्योंकि चैट जीपीटी है, उसके पास दिमाग थोड़ी, वो भी कहीं ना कहीं से देख के देता है ना। एनीवेज, वाई CCP और KMT का अलायंस, वाई यूनाइटेड फ्रंट, रीजंस फॉर द यूनाइटेड फ्रंट क्या थे। अब सवाल है, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक नेशनलिस्ट पार्टी को साथ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आन पड़ी। इसके चार मेन रीजंस थे। कॉमन एनिमीज यानी वार लॉर्ड्स और फॉरेन इंपेरियलिस्ट पावर दोनों दुश्मन थे इन दोनों के। एक दुश्मन थे दोनों के, एक दुश्मन नहीं, दो दुश्मन थे, एक तो हमारे वार लॉर्ड्स हो गए और फॉरेन इंपेरियलिस्ट पावर हो गए, दोनों के लिए दुश्मन थे। KMT की कमजोरी क्या थी, सनियत सेन की लीडरशिप में KMT एक बड़ा पार्टी था, लेकिन उसके पास मिलिट्री पावर और मास बेस की कमी थी। हम तीसरी चीज़ देखें, CCP की कमजोरी देखें, CCP बहुत छोटी थी, उससे ज़्यादा लोग तक पहुंचाने के लिए उसको KMT की सहारा लेना बहुत ज़रूरी था उसको। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा सोवियत यूनियन का प्रेशर। सोवियट्स चाहते थे कि दोनों पार्टीज कोऑपरेट करें। बोरोडिन जैसे सोवियत एडवाइजर्स ने इसको अरेंज करने में बड़ी रोल प्ले किया। इस तरह से 1923 में पहले यूनाइटेड फ्रंट बना, फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट, 1923 टू 1927।
यूनाइटेड फ्रंट में सीसीपी के मेंबर्स केएमटी के अंदर एज इंडिविजुअल ज्वाइन हुए, मतलब उन्होंने अपनी सेपरेट पार्टी आइडेंटिटी को टेम्पररी साइड में रखा। ठीक है, दोनों ने एग्री किया कि वो सनियट सेन के जो थ्री प्रिंसिपल्स थे ऑफ द पीपल, थ्री प्रिंसिपल ऑफ द पीपल थे, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और पीपल्स लिवलीहुड, उसको फॉलो करेंगे। नेशनलिज्म क्या नहीं, फॉरेन डोमिनेशन को कम करना है, रिपब्लिकन सिस्टम लाना है डेमोक्रेसी के तहत, और पीपल लेवलीहुड में सोशल जस्टिस पे ध्यान देना है, लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करनी है। सोवियत यूनियन ने इस अलायंस को फुल सपोर्ट दिया। मैं कैसे बोल रहा हूँ, फुल सपोर्ट, फुल, पता नहीं कैसे बोल रहा था अजीब से, उसको फुल सपोर्ट दिया। सोवियत एडवाइजर्स आए और 1924 में वाम्पोआ या वाम्पोआ मिलिट्री एकेडमी इस्टेब्लिश हुई, जहाँ चियांग काई शेक प्रिंसिपल बना। यह एकेडमी यूनाइटेड फ्रंट के सोल्जर्स को ट्रेन करती थी। ट्रेन सोल्जर्स, ये ट्रेन करती थी किनको? सोल्जर्स को। अब अचीवमेंट्स क्या रहे इसके? अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट। अब देखते हैं कि 1923 से 1927 के बीच क्या अचीवमेंट्स हुए। केएमटी स्ट्रांग हुआ, सीसीपी की ग्रोथ देखने को मिली, मास मूवमेंट्स, नॉर्थ एक्सपीडिशन भी हुआ। अब इन सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे। केएमटी स्ट्रांग किस तरीके से हुआ? सोवियत एडवाइजर्स और वाम्पुआ, सीसीपी एक्सपेंड रैपिडली, ओके, सोवियत एडवाइजर्स और वाम्पुआ एकेडमी की वजह से केएमटी एक डिसिप्लिन और पावरफुल पार्टी बन गई। ठीक है, सीसीपी की ग्रोथ, यूनाइटेड फ्रंट के दौरान सीसीपी की मेंबरशिप बहुत तेज़ी से बढ़ी। अब कैसे? 1923 में ये सिर्फ कुछ 100 मेंबर्स थे, लेकिन 1927 आते आते इसके मेंबर्स 50,000 से ज़्यादा हो गए, लाइक 50,000 से ज़्यादा हो गए। सीसीपी ने ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट्स और पीजेंट्स में अपना इन्फ्लुएंस बनाया और बढ़ाया भी। मास मूवमेंट देखी गई यहाँ पे। इस टाइम में स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर हुए। एग्जाम्पल हांगकॉन्ग कैंटन स्ट्राइक 1925 टू 1926 हुई थी ये। पीजेंट्स भी लैंडलॉर्ड के खिलाफ ऑर्गेनाइज होने लगे यहाँ पे। अब नॉर्थ एक्सपीडिशन कैसा हुआ था 1926 टू 1927 में? ये एक मिलिट्री कैंपेन था जिसमें केएमटी और सीसीपी साथ मिलकर वारलॉर्ड्स को हराने निकले। शुरुआत बहुत सक्सेसफुल रही। वुहान, नैनजिंग, शंघाई जैसे सिटीज कैप्चर हुए। लोगों को लगा कि अब चाइना फाइनली यूनाइटेड होने वाला है। अब ब्रेक डाउन हो गया इस अलायंस का। अब भाई कुछ चीज़ होती है ना, कुछ चीज़ पीक पे जाती है तो उसका लाइक नीचे भी जाती है नहीं? जैसे हमारा पहाड़ होता है, पहाड़ खड़ा होता है ऐसे करके, ऐसा तो नहीं ऐसे ही चला जाता है, चलते चला जाता है ऊपर। पॉसिबल तो नहीं है ऐसे ऊपर चलता चला जाए, तो लौट के वापस भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं ना पहाड़। अब किसी चीज़ की स्टार्टिंग है, उसका पीक भी आएगा और उसकी फिर एंडिंग भी होगी। ठीक है, जैसे कि आप एक किसी सेलिब्रिटी को देख लो, एक टाइम पे उन लोगों को कितना काम मिलता है, कितना काम मिलता है कि कुछ उन पे सांस लेने का टाइम नहीं रहता, लेकिन कुछ टाइम वो ऐसे रह जाते हैं बेरोजगार एकदम, कि उनके पास काम ही नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? वैसे ही ब्रेक डाउन ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट किस तरीके से था कि भाई, कहानी की इस अलायंस की भी कुछ ट्रेजिडिक एंडिंग हो गई थी। स्टार्टिंग होती है तो एंडिंग भी होती है। ठीक है, सन यट सेन की डेथ जो कि 1925 में हुई थी। सन यट सेन के बाद केएमटी का लीडर शियांग के शेख बना। चियांग कम्युनिस्ट, शियांग जो थे, चियांग कम्युनिस्ट पर ट्रस्ट नहीं करता था बिल्कुल भी। दूसरा था, हमारा आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हो रहे थे बहुत ज़्यादा। सीसीपी वर्कर्स और पीजेंट्स, सीसीपी वर्कर्स और पीजेंट्स की जो रिवॉल्यूशन की बात कर रहा था, ये दोनों थे लोग, इनको रिवॉल्यूशन चाहिए था, लेकिन केएमटी के राइट्स विंग लीडर्स
जो लैंडलॉर्ड्स और बिजनेसमैन से जुड़े हुए थे, उन्हें डर था कि कम्युनिज्म उनका पावर ख़त्म कर देगा। समझ रहे हो? शंघाई मैसेकर हुआ अप्रैल 1927 में। ये एक टर्निंग पॉइंट था। चियांग कई शेक ने एकदम से अपना रुख बदल दिया पूरी तरीके से। भाई नो, नो नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने शंघाई में कम्युनिस्ट और वर्कर्स पर क्रैकडाउन किया, हजारों को अरेस्ट किया और मार दिया गया। यह एक धोखा था, धोखा। एक ब्रूटल, कहते हैं ना, बहुत गंदा वाला धोखा दिया गया था ये। ब्रूटल बिट्रेयल था ये। एंड ऑफ द यूनाइटेड, फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट। 1927 के बाद अलायंस ऑफिशियली खत्म हो गया। केएमटी ने नैनजिंग में अपनी गवर्नमेंट बनाई और कम्युनिस्ट अंडरग्राउंड चले गए। अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे? सीसीपी के अलग रहा, केएमटी के लिए अलग रहा, चाइना के लिए अलग रहा। ठीक है। सीसीपी के लिए क्या रहा? पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, मेंबर्स मारे गए भाई, झटका तो लगेगा ही। लेकिन एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट हुआ। माओ जेडोंग ने इम्पोर्टेंट पीजेंट को रिवॉल्यूशन में, मतलब कि जो हमारा ये सब चल रहा था, माओ जेडोंग ने पीजेंट्स को रिवॉल्यूशन में फोर्स माना, मतलब कि उनको एक मेन फोर्स माना गया है इसको। काफ़ी लॉसेस हुए, जिसका जो पीजेंट पर फोकस हुआ उसको मेन क्या माना गया? मेन फोर्स माना गया। फोकस किन पे किया गया? पीजेंट्स पे, बाय माओ जेडोंग। ये उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी बन गई थी। आपने माओ जेडोंग के बारे में तो सुना होगा ना, इकोनॉमिक्स में, क्लास 12th 11th में। सॉरी 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 सॉरी। केएमटी के लिए, केएमटी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गया और नैनजिंग गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। लेकिन ये एक अथॉरिटेरियन और करप्ट था। ठीक है। अगर हम चाइना के लिए देखें तो कुछ वारलॉर्ड्स डिफीट हुए, थोड़ा नेशनल यूनिटी आया, लेकिन सीसीपी और केएमटी के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया, जो अगले 20 साल तक चलेगा। अभी नहीं, उस टाइम 20 साल तक चला। अब एक स्टूडेंट ने यह भी कहा है कि द यूनाइटेड फ्रंट वाज मैरिज ऑफ कन्वीनियंसेस डूम टू एंड इन डिवोर्स। मैरिज हुई बड़ी धूमधाम से, और धूमधाम से ही डिवोर्स भी। तो हम देखें 1921, इसका कंक्लूजन देखें। 1921 से 1927 का समय चाइनीज हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। इस पीरियड में सीसीपी का जन्म हुआ। उए उए, एक छोटी पार्टी जो फ्यूचर में चाइना की डेस्टिनी बनने वाली थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। इस पीरियड में यूनाइटेड फ्रंट बना, एक यूनिक अलायंस जिसमें कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट साथ आए वारलॉर्ड्स और इम्पेलिस्ट को हराने के लिए। लेकिन इस अलायंस की मिस मैच्ड आइडियोलॉजी और लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट ने इसे टूटने पर मजबूर कर दिया। लॉन्ग टर्म में इस यूनाइटेड फ्रंट ने एक नया स्टेज खोल दिया। एक तरफ केएमटी का नैनजिंग गवर्नमेंट और दूसरी तरफ सीसीपी की रूरल बेस, जो आगे चल के सिविल वार और कम्युनिस्ट विक्ट्री 1949 का फाउंडेशन बन गया। 1949 में तो हुआ था ना हमारा जो चाइना, हमारा नहीं तुम्हारा, चाइना इंडिपेंडेंट, फ्री, इन सब चीज़ से। इसलिए हम कहते हैं 1921 और 27 ने चाइना को एक नए युग की तरफ ढकेला। एक युग जो रिवॉल्यूशन, स्ट्रगल और चेंज से भरा हुआ था। गॉट इट? समझ गए? समझ गए होंगे या नहीं? अब क्या हुआ भैया? मेरा पार्ट इज अर्ली ग्रोथ ऑफ सीसीपी टू, उसमें, तो उसमें आई हैव टू इंक्लूड फोकस ऑन अर्बन वर्कर स्ट्राइक्स एंड मे 30th मूवमेंट। अर्ली ग्रोथ ऑफ सीसीपी
आपका टॉपिक ये था। तो मैंने आपको गलत बता दिया क्या? मैंने यूनाइटेड फ्रंट बता दिया, क्योंकि आपके टॉपिक में था, मेरे को लगा वही है, इसलिए मैंने वही टॉपिक कवर करा दिया। अच्छा, आगे क्या हो, सेंस सिलेबस देखता हूँ मैं एक से। हम्म, क्योंकि मैंने लाइन से कवर कराए थे ना आपको ये सारे। इसमें देखो यही है, यूनिट 4 कम्युनिस्ट मूवमेंट इन चाइना, फर्स्ट 1921 से 1927, फॉर्मेशन ऑफ द सीसीपी एंड द फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट, देन 1928 से 1949, evolution of Maoist strategy and revolutionary measures in Jiangxi and Yan'an, communist victory। वो तो ही नहीं जो आपका टॉपिक है। अर्ली ग्रोथ वाला पार्ट। वही तो। मेरे को आपको टाइम पीरियड बताना चाहिए था ना कि अर्ली ग्रोथ बताना चाहिए था, तो उसके बेसिस में प्रॉपर करके आता ना रेडी। बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था। एक सेकंड रुको, मेरे को 5 मिनट दो बस। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया था, ग्रोथ ऑफ एफ ए फॉर्मेशन ऑफ सीसीपी, यही है बेसिकली ग्रोथ। ये जो टॉपिक है आपका, ये वाला टॉपिक है सिर्फ पूरा, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे समझाया वही सारा कुछ है। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट आ जाता है। ठीक है, इसको एक बार मैं बताऊँ शॉर्ट में तो क्या है। सीसीपी का जन्म 1921 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? शंघाई में। पहली कांग्रेस में सिर्फ 12 डेलीगेट थे और मेंबरशिप सिर्फ 50 लोगों के आसपास थी। लीडर्स थे हमारे कौन कौन, ये जो लिखा हुआ है सामने, चेन डुक्स्यू, ली डेजाओ और माओ जेडोंग। पार्टी के शुरुआती मेंबर्स मेनली, आवाज़ तो आ रही है, म्यूट अनम्यूट तो किया मैंने। हम्म, पार्टी की शुरुआत, मेंबर्स मेनली स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स थे जो May 4 मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना ध्यान वर्कर्स और पीजेंट की तरफ बढ़ाया। सोवियत यूनियंस और कॉमिंटन्स, जैसे यहाँ पे भी सामने लिखा हुआ है, ने उन्हें सपोर्ट किया। इन कॉमिंटन्स ने उन्हें सपोर्ट किया। ठीक है, ट्रेनिंग फंड्स और एडवाइजर्स दिए। सोवियत एडवाइजर्स जैसे वोलेंटिस्की एंड बोरोडिन, उन लोगों की उन्होंने मदद करी, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की हेल्प करी। लेकिन 1922 और 1923 में, जो आपका टाइम पीरियड है उसके बीच में लैग कर रहा है इधर साइड। 1922 और 23 में सीसीपी ने ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट और वर्कर्स राइट के लिए आवाज़ उठाई। इससे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। जब 1923 में सीसीपी ने केएफटी के साथ यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन किया तो उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। इस अलायंस के दौरान उनकी मेंबरशिप बहुत तेज़ी से बढ़ी, कुछ हंड्रेड से बढ़ के लगभग 50,000 तक चली गई थी, जैसे अभी यहाँ पे बताया है ना। लेकिन 1927 में जब चियांग कई शेख ने शंघाई मास्केयर के जो ड्रामे किए थे, तो पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स मारे गए और सीसीपी को अंडरग्राउंड जाना पड़ा।
तो अगर हम बहुत इससे भी ज़्यादा शॉर्ट में जाने तो क्या हो सकता है, 1921 से 1927 तक सीसीपी एक स्मॉल स्टडी ग्रुप से एक मास पॉलिटिकल फोर्स बन गई थी। लेकिन उसका अर्ली ग्रोथ एकदम स्ट्रगल और सेक्रीफाइस से भरा हुआ था। ठीक है। अगर आप बोलोगी अर्ली ग्रोथ ऑफ सीसीपी, ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपको अगर 5 से 10 मिनट बोलोगे तो इस पे ही बोलोगे सिर्फ इस वाले टॉपिक पे, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। आप इस टॉपिक पे बोलते रहो 5 से 10 मिनट। ये टॉपिक लग कम से कम है हमारा लाइक 1 से 2 मिनट का, अगर आपने सही से बोल दिया तो। ठीक है। नहीं तो आपको ये सारा कुछ बैकग्राउंड से आपको जाते 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 1927 तक जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। आपको अगर अपना टॉपिक अच्छे से खींचना है, बड़ा करना है तो ठीक है। जैसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे आप एग्जाम में लिखते हो ऐसे तो नहीं लिखते हो कि पूछा गया है कि सीसीपी क्या है, तब सीसीपी लिख दिया तो सीसीपी इज अ पार्टी। अब बताते हो सीसीपी कहाँ पर है, चाइना में है। कब इसका, कब ये फॉर्म इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, किस किसने इसकी हेल्प करी थी, कितने डेलीगेट्स थे, कितने मेंबर्स थे। ठीक है। किस मंथ में, किस ईयर में ये फॉर्मेट हुई थी, किसके साथ इसने यूनाइटेड फ्रंट बनाई, सारी कुछ लिखते नहीं लिखते हो सारी उसकी हिस्ट्री हिस्ट्री सारी लिख देते हो। तो वैसे ही प्रेजेंटेशन में होता है। अब देखो प्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, आपको डर लगता है कि भैया क्या करोगे वहाँ पे आके, कैसे देंगे। कल तक बताऊँ, या फिर मैं जब फ्री होऊंगा जब ही मैं देख लूंगा उसको। ये क्या लिखा है, शंघाई ऑन स्ट्राइक पेज नंबर 109, अ बिटर रिवॉल्यूशन पेज नंबर 88, माओ चाइनाज इन आफ्टर पेज नंबर 23, द ओरिजिन्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिज्म पेज नंबर 19। बुक्स के नाम है, अच्छा आपने ऐसे डाला होगा चैट जीपीटी पे अकॉर्डिंग टू ये वाली बुक्स। हाँ बहुत तेज हो रही हो। मैं ना पकड़ पाऊँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था अगर आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो, जैसे अभी हमने एक बात करी थी यहाँ पे कि एक गलती से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था यहाँ पे, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, करा था नहीं करा था यहाँ पे। अब वो छोटे छोटे जो मतलब कि स्ट्रेटजीज बना रहे थे, वो गलती से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। हो गया नहीं हो गया, उनके जो प्लान सारा सामने आ गया। तो जैसे आप जब प्रेजेंटेशन देने जाओगे, सबके सामने पड़ जाओगे, अब आपके पास यही है कि अपना प्रेजेंटेशन बेकार दे दो या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लगे अच्छा दे दो। आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप तीसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा भी है, बताओ तीसरा क्या है। मत दो। प्रेजेंटेशन ही मत दो। तीन ऑप्शंस हैं। तीसरा चूज करोगे तो आपके इंटरनल्स नहीं जाएंगे। अगर आप पहला चूज करोगे कॉन्फिडेंस वाला तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे जाएंगे। अगर आप दूसरा चूज करोगी कि यहाँ जैसे तैसा चला जाए, तो मार्क्स उस लेवल पे अच्छे नहीं जाएंगे जितने जाने चाहिए, अगर आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है मार्क्स से तो। ठीक है। और नहीं दोगे तो फिर तो वही मार्क्स चले जाएं, बहुत बड़ी बात है। दो कॉन्फिडेंस वाली वही बात बता रहा हूँ। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। सिर्फ दो ऑप्शन है, दिमाग में रखना। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं जब प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। या तो फिर प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छा दोगे, या फिर प्रेजेंटेशन आप बहुत बेकार दोगे। ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तूने ठीक ठीक दिया, चल ठीक ठीक दिया। अब भाई तुम अपने दोस्तों से पूछोगे कैसा दिया, तो ऐसे बोलेंगे मैं बेकार दिया, ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई। आपका दिल रखने के लिए बोल देंगे हाँ ठीक ठीक था, ठीक था, लाइक ठीक था। अच्छा हुआ तो कहेंगे भाई तेरा बहुत अच्छा था, लाइक सच में बहुत अच्छा था। नहीं बेकार बेकार होगा तो भाई ठीक ठीक था। है ना। तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। अब आप चले गए मैदान में तो युद्ध लड़के ही आना है, ऐसा नहीं कि मम्मी ये क्या देख लिया भागो। नहीं, आप गए हो मैदान में, जाना पड़ेगा।
अरे बिल्कुल चलेगा यार। हमारी क्लास की लड़कियां ही देख लो, कितना कॉन्फिडेंटली बोलती हैं, भगवान मैं तो ये सोचता हूँ। और मुझे हम लोग बहुत लोगों को पता भी रहता है गलत बोल रही हैं, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता ही बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत कॉन्फिडेंटली बोली है ये। हमें खुद पे शक होने लग जाता है कि सच में। नहीं नहीं, मैम सुनती है तो मैम टीचर से होता है ना, देखो। अब आप मेरे से कह रहे हो कि भैया 13 डेलीगेट्स थे, अब आप ऐसे बोल दोगे भैया फॉर्मेशन हुआ था सीसीपी का, जिस जो कि शंघाई में मिला था, शंघाई में फाउंड की गई, और 1921 जुलाई में पाई गई। इसके 13 डेलीगेट्स थे, 50 मेंबर्स थे, लीडर्स इसके ये। अब ये थोड़ी चीज़ है कि मैं 13 डेलीगेट्स को एकदम बहुत हाईलाइट कर दूं। हो सकता है भाई टीचर भी यहाँ पे शांत रहेगा, कि माइट भी हो सकता है जिसने जहाँ से इसने पढ़ा है कि वहाँ पे 13 हो, माइट भी जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ पे 12 हो। समझ रहे हो? तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बोला नहीं जाता वहाँ पे, अगर आप ऐसे बोलोगे। फॉर्मेशन ऑफ सीसीपी फर्स्ट फाउंड इन उत्तर प्रदेश इंडिया, बहुत कॉन्फिडेंटली। तो टीचर के बच्चे ही बोलेंगे, टमाटर फेंकेंगे फिर। सच में तो कॉन्फिडेंटली बोलना है, क्योंकि पढ़ के जाओगे तो ऐसे तो कुछ है नहीं है कि बहुत कुछ गलत निकल जाएगा, कुछ गलत ही गलत इन्फॉर्मेशन निकलेगी। हिस्ट्री ऑफ यूएस से निकल जाएगा चाइना की जगह, फिर मॉडर्न वेस्ट निकल जाएगा, रेनाइसेंस वगैरह। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली देना। दोबारा कह रहा हूँ, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहेंगे, कॉन्फिडेंटली देना, नहीं तो फिर अपनी बेड़ा गर्क करना। मैं अपना प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ, मेरा जो स्टार्टिंग है 30 to 20 सेकेंड्स रहते हैं, 20-30 सेकेंड्स, उसमें मैं लाइक इतना ज़ोर से हाथ हिलते हैं मेरे, लाइक बहुत ज़्यादा, जस्ट ज़्यादा नहीं, 20 से 30 सेकेंड सिर्फ। फिर गहरी सांस लेता हूँ और दिमाग में बैठा लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मुझे अपना 100% देना है। फिर एकदम मैं तेज़ आवाज़ जैसी निकलती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी आप तेज़ आवाज़ में बोलोगे तो कॉन्फिडेंस की कमी आपको कभी नहीं रहेगी, लेकिन आप अगर ये जैसे तो वो फॉर्मेशन ऑफ सीसीबी 2021, और टीचर भी कहेगा क्या बोल रही है, ना जाने क्या बड़बड़ाई जा रही है। चल यहाँ से। रट के जा रही हो क्या? समझ के जाओ। जैसे कि पेज पे लिख के ले आओ कीवर्ड्स, पॉइंट्स, पॉइंटर्स। और क्या समझना पड़ता है तो है कि रट के जाओ। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ अभी, मैं आपको अपने लाइक्स लाइक्स कह रहा हूँ, एक सेकंड को जस्ट, जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, एक सेकंड, एक सेकंड को, कोई बात नहीं, मैं पॉसिबल नहीं, पॉसिबल कर ही देता हूँ उसको। जैसे कि ये है, जैसे बताया था मैंने, फर्स्ट मुस्लिम कौन थे जिसने इन्वेट किया था इंडिया पे, वो थे हमारे मोहम्मद बिन कासिम, 1912 में आए थे, जिसने अटैक किया था सिंध पे। और उस टाइम सिंध को कौन रूल करते? दाहिर। और सिंध की कैपिटल उस टाइम एरौर थी, और उसको कैप्चर कर लेता दाहिर ने। ऐसे तो वो बता दी मैंने, कम से कम मैं 10 सेकंड में बताया होगा, पूरा पूरा लगभग 10 से 8 सेकंड में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख के ले जाना सारा कुछ, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से समझ लेते हो तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते, ज़िंदगी में तो भूल जाओ, लेकिन आ जाता पेपर जब तक तो नहीं भूल सकते। ये नहीं कहता मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी में भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको ही लेके बैठ रहे हैं। बहुत कुछ पढ़ना होता है, और पॉसिबल नहीं होता, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन कैपेसिटी इतनी होती है, इतनी नहीं होती है कि 500 बार जीबी की उसको भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, 1 टीबी भरते चले जाओ। हम्म। ये चीज़ मैं नहीं, इस पे मैं बिलीव नहीं करता कि ज़िंदगी भर, अगर आपने इसको समझ लो ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्या है ज़िंदगी भर याद रहेगा, इसको ज़िंदगी भर लेके कौन बैठेगा?
सो यस गाइस, इसी के साथ हमारा बैच कंप्लीट होता है। 3 टॉपिक कवर कर लिए, मतलब कि हमने 3 क्लास यहाँ पे कवर कर ली, ठीक है? नहीं तो यही 3 टॉपिक्स मैं अलग-अलग क्लास में बताता, तो मैंने सोचा क्यों ना आज को कंप्लीट कर दूँ सैटरडे को, ठीक है? फिर हम मिलते हैं कभी ना कभी यूट्यूब पर, ठीक है? और क्योंकि मुझे भी आपको बताया था मैंने, मुझे भी पढ़ना होता है, मेरी भी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, मेरे भी बहुत से असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं इतना सारा मैनेज कर सकूँ एक बार में, ठीक है? आई होप मेरे जूनियर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग्स हैं, अंडरस्टैंडेबल जूनियर्स हैं और समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं बहुत सारे कॉलेज में जाके, और या थैंक यू, समझ रहे हो आप लोग। बाय बाय। चाइना हमने कंप्लीट कर ली, 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे चाइना के, तो चाइना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दैट्स इट फॉर दिस बैच। बाय बाय। बहुत सारा प्यार।